क्वसूर्य प्रभुवो वंशः क्वचाल्प विषया मतिः तितीर्षु दुस्तरम मोहाद उडुपेनास्मि सागरम। नमस्कार। कालिदास संस्कृत अकादमी मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद उज्जैन द्वारा आयोजित इस व्याख्यान सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज पारंपरिक लोक चित्र शैलियाँ एवं उनके प्रयोग शीर्षक व्याख्यान के साथ हम आपके बीच उपस्थित हैं। वरिष्ठ चित्रकार डॉक्टर महावीर वर्मा रतलाम, जो भारतीय पारंपरिक चित्र शैलियाँ हैं उनको केंद्रित करते हुए व्याख्यान देंगे और व्याख्यान की अध्यक्षता के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं वरिष्ठ चित्रकार श्री मुकेश बिजोले उज्जैन। कालिदास संस्कृत अकादमी कालिदास साहित्य, संस्कृत साहित्य, पारंपरिक चित्रकला शैलियाँ, वैदिक वाङ्मय, शास्त्रीय नृत्य, पारंपरिक संस्कृत नाट्य आदि के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निरंतर कार्यशील है, गतिशील है। 1958 से अखिल भारतीय कालिदास समारोह का आयोजन उज्जैन में होता रहा है और तभी से राष्ट्रीय कालिदास चित्र एवं मूर्तिकला प्रदर्शनी का आयोजन भी अकादमी कर रही है। इस आयोजन में देश के लब्धप्रतिष्ठ चित्रकार सहभागिता करते आ रहे हैं। उनके चित्र अकादमी के संग्रह में संग्रहित हैं। महाकवि कालिदास ने चित्रकला को केंद्रित करते हुए कहा है, वे स्वयं अपने नायक जो यक्ष है, मेघदूत का नायक जो यक्ष है, उसको चित्र निर्मित करने का संदेश देते हैं। वे मेघदूत में कहते हैं, त्वामालिख्य प्रणय कुपिताम धातुरागैः शिलायाम महात्मानं ते चरणपतितं यावदिच्छामि कर्तुम अस्त्रैः श्रावण मुहुरुपचितैः धातुरालिप्यते में क्रूरस्तस्मिन्नपि न सहते संगमम नव कृतान्तः। अर्थात वे यक्ष से अपनी यक्षिणी को जो संदेश प्रेषित करवाते हैं उसमें एक चित्र का संदर्भ देते हैं और कहते हैं कि मैं जो पारंपरिक संसाधन है अर्थात शिला है और धातु राग है उससे तुम्हारा चित्र बनाना चाहता हूँ, पर तुम्हारी स्मृति को ध्यान में रखते हुए मेरी आंखों से आंसू निकल जाते हैं और वो चित्र अधूरा ही बनता है, पूरा चित्र नहीं बनता है। तो मैं उस चित्र के माध्यम से तुमसे मिलना चाहता हूँ, परंतु विधाता जो क्रूर विधाता है वो उस चित्र को भी उन आंसुओं से धो देता है और चित्र में भी हमारा मिलन नहीं हो पाता है। तो ऐसे अनेक संदर्भ कालिदास ने अपने साहित्य में दिए हैं। वे पारंपरिक चित्रकला शैलियों के भी हैं। इस प्रकार कालिदास का साहित्य अनेक चित्र संदर्भों से परिपूर्ण है। देश के लगभग सभी वरिष्ठ चित्रकारों ने कालिदास साहित्य पर चित्रांकन किया है। वे सभी चित्र कालिदास अकादमी के संग्रह में संरक्षित हैं। कोविड संक्रमण के इस काल में मध्य प्रदेश शासन का संस्कृति विभाग सक्रिय है और पारंपरिक जो हमारे आयाम हैं उनको प्रसारित करने के उद्देश्य से गमक श्रृंखला का आयोजन कर रहा है। इसमें आज पारंपरिक लोक शैलियों पर केंद्रित व्याख्यान हम सुनेंगे। श्री महावीर वर्मा जो रतलाम से हमारे साथ हैं, वे वरिष्ठ चित्रकार हैं। यूँ वे एक शिक्षक हैं, परंतु चित्रकला में उन्होंने अपनी तूलिका चलाई है और अनेक अवसरों पर उनके चित्रों का प्रदर्शन हुआ है। राष्ट्रीय कालिदास प्रदर्शनी प्रतियोगिता में 2 बार वे पुरस्कृत हुए हैं। उनका हम स्वागत करते हैं। हम स्वागत करते हैं श्री मुकेश बिजोले जी का, जो पारंपरिक चित्रकला के वरिष्ठ चित्रकार हैं और राष्ट्रीय कालिदास चित्रकला प्रदर्शनी में उनके चित्रों का भी पुरस्कार हेतु चयन हुआ है। दोनों विद्वानों का हम स्वागत करते हैं। हम स्वागत करते हैं सभी सुधी सहृदय दर्शकों, श्रोताओं का कि वे आज हमारे बीच इस व्याख्यान सत्र में उपस्थित हैं। अब मैं सादर आमंत्रित करता हूं श्री महावीर वर्मा जी को कि वे पारंपरिक लोक चित्रकला शैलियां एवं प्रयोग शीर्षक व्याख्यान देने का कष्ट करें।
सर्वप्रथम मैं कालिदास अकादमी उज्जैन का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे भारतीय पारंपरिक लोक शैलियों और प्रयोग विषय पर अपनी बात रखने का अवसर दिया। सर्वप्रथम हमें यह जानने की ज़रूरत होगी कि लोक शैलियों का विकास या लोक शैलियों की उत्पत्ति किस तरह से होती है। लगभग 3 लाख वर्ष ईसा पूर्व से हमें इसके संकेत मिलते हैं कि इस संसार में मानव का वजूद हुआ और 35,000 वर्ष पहले यदि हम जाके देखते हैं तो हमें इसके प्रमाण शैल चित्रों और उनके अवशेषों के रूप में मिलते हैं। ये जो संस्कृति थी, जब व्यक्ति बिल्कुल यायावर, घुमंतु और आखेटक जीवन बिता रहा था, एक शिकारी का जीवन बिता रहा था, और ये अपने शिकार के बाद में जो इसको समय मिलता था उस समय में ये अपनी भावों की अभिव्यक्ति उन कंदराओं और गुफाओं की दीवार पर चित्र बनाकर करता था। ये एक उसका ठेठ प्राकृतिक और पाश्विक स्वरूप था, जिसे हम कला इतिहास में आदिम कला के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद में जैसे जैसे मानव विकास करता है, उसकी मानसिक स्थिति का विकास होता है, उसकी सामाजिक स्थितियों का विकास होता है, तो वो धीरे धीरे कुछ समूह के रूप में आकर रहना शुरू कर देता है। वो समूह धीरे धीरे कबीलों की शक्लें लेने लगते हैं और वो कबीले आगे जाके ग्रामों की शक्ल में हमारे सामने आते हैं। ये भी उस आदिम चित्रकार के समान ही अपने भावों की सहज अभिव्यक्ति करते थे, और जिन माध्यमों से वो अपने भावों की अभिव्यक्ति करते थे, वो चाहे लोकगीत हो, लोक संगीत हो या चित्र हो, इसको हम ग्राम्य संस्कृति के नाम से कला इतिहास में जानते हैं। और सीधे सीधे यदि मैं कहूँ तो ये वास्तव में लोक कला है। और इसके आगे का पड़ाव जब व्यक्ति के जहन में सामुदायिकता का भाव बोध होता है, सामुदायिकता से वो परिचित होता है, कोऑपरेशन जब उसके जीवन में आता है, एक दूसरे के ऊपर परस्पर निर्भरता आती है, तो ये सामुदायिकता, ये कोऑपरेशन एक नई संस्कृति को जन्म देता है। और ये संस्कृति विकसित समाज में शहरों के रूप में हमारे सामने आती है। और यहाँ पर व्यक्ति अपनी जीने के तरीके का, अपनी दिनचर्या का, अनुशासन का, हर चीज़ का शास्त्रीकरण कर देता है, हर चीज़ के सिद्धांत विकसित कर देता है। और ये सिद्धांतों का विकसित होना, उसकी लाइफस्टाइल का जो शास्त्रों के रूप में सामने आना, ये अब शास्त्रीय कलाओं की शक्ल में हमारे सामने आते हैं। सीधे सीधे यदि हम बात करें तो कलाओं का जो विकास है वो 3 घटकों के रूप में हमारे सामने आता है: आदिम चित्रकला, लोक कला और शास्त्रीय कला। अब यहाँ इस विकास के दौरान हम पाते हैं कि लोक कला परंपरा ऐसी परंपरा है जो आदिम और वर्तमान आधुनिक दोनों के बीच की कड़ी है। अब हमें यह समझने की ज़रूरत है कि लोक होता क्या है, लोक का मतलब क्या होता है। लोक का मतलब सीधा सीधा यदि हम बिल्कुल सरल शब्दों में समझने की कोशिश करें तो लोक आम आदमी, सामान्य जनमानस, सामान्य जनमानस को लोक कहते हैं। और उस सामान्य जनमानस में जो संस्कृति, जो कलाएं पनपती है, पलती है, पल्लवित होती है, उन्हें लोक कलाओं के नाम से जाना जाता है। जे स्वामीनाथन लोक कलाओं के संदर्भ में कहते हैं कि कोई भी कला मंगल भाव के बिना सार्थक नहीं होती है। मतलब जो सुंदर है उसमें मंगल भावना का होना आवश्यक है, और जहाँ मंगल भावना होती है वहीं लोक कलाओं की उत्पत्ति होती है।
मतलब लोक कलाओं का सीधा सीधा संबंध मांगलिक अवसरों से भी रहा है। अब देखा जाता है कि लोक चित्र भारतवर्ष में हमेशा मंगल कामनाओं को लेके बनाए जाते हैं। लोक चित्रों का निर्माण यदि हम देखें कि उसके निर्माण के उद्देश्य क्या रहे, तो लोक चित्रों के निर्माण के दो उद्देश्य हमें बराबर सामने नज़र आते हैं। पहला उद्देश्य मंगल भावनाएं या परंपराओं को आगे बढ़ाना, दूसरा उद्देश्य उसकी उपयोगिता, क्योंकि जो बनाते थे उसका उपभोग भी वो समाज करता था, तो उपयोगिता भी उसके साथ में जुड़ी नज़र आती है। इस तरह से लोक कलाएँ सौंदर्य बोध के साथ साथ उपयोगिता भी उसका आवश्यक गुण होता है। अब भारत के संदर्भ में यदि हम बात को करें तो भारतवर्ष के संदर्भ में भारत बहुल संस्कृति वाला देश है। ये ऐसा देश है जहाँ पे हर रीजन की परंपराएं, रीति रिवाज बदल जाते हैं, और जो रीति रिवाज और परंपराओं में परिवर्तन आता है वो परिवर्तन ऐसा नहीं, समूल परिवर्तन नहीं है, आमूलचूल परिवर्तन नहीं है, वो परिवर्तन आंशिक होता है, लेकिन लोक की आत्मा वैसे के वैसे ही रहती है, सहज रहती है। हम इस बात को ध्यान में रखते हुए आज भारतीय लोक कलाओं पे कुछ अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे। यदि फोरी दृष्टि से मैं आपको गिनाने की कोशिश करूं तो कुछ महत्वपूर्ण लोक शैलियाँ हैं भारत में जो हम देखते हैं। सबसे पहले पूर्व भारत की यदि हम बात करें तो पूर्व भारत में कई तरह की लोक शैलियाँ प्रचलित रही। उनमें प्रमुख बंगाल के पट्टचित्र, उड़ीसा के पट्टचित्र, फिर हम पूर्व से जैसे दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं तो आंध्र प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहाँ पे कलमकारी के रूप में पट्टचित्रों का निर्माण होता रहा है। उसके आगे जैसे हम बढ़ते हैं तो कर्नाटक में चितर करके लोक शैली का एक स्वरूप हमारे सामने आता है। कर्नाटक से पश्चिम की तरफ जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो महाराष्ट्र की वॉर्ली, और सुदूर पश्चिम क्षेत्र में हम आते हैं तो गुजरात में पिथोरा शैली। पश्चिम से जैसे हम उत्तर की तरफ थोड़ा बढ़ें तो हमें मध्य प्रदेश में गौंड शैली, राजस्थान में मांडना और फड़ शैली, और इसी तरह से उत्तर पूर्व में हम देखते हैं तो बिहार की मधुबनी शैली, ये भारत की प्रमुख लोक शैलियों में आती है। इन पारंपरिक लोक शैलियों का जब हम अनुशीलन करते हैं या जब इन्हें देखते हैं तो कुछ विशेषताएं इन सभी पारंपरिक लोक शैलियों में हमें दिखाई देती है जो समान हैं। कुछ विशेषताएं ऐसी है जो एक दूसरे से इन शैलियों को अलग करती है, और बहुत सी विशेषताएं ऐसी है जो सभी लोक शैलियों में समान नज़र आती है। हम पहले उन विशेषताओं को देखेंगे जो समान हैं। लोक चित्रों में सबसे पहली समानता यह है कि वो एकदम सहज होते हैं, सरल होते हैं, हृदयग्राही होते हैं, चूँकि इनका संबंध सीधा जनमानस से होता है, जनमानस की भावनाओं से होता है। इसलिए यहाँ पर किसी तरह की कोई क्लिष्टता नहीं होती है, एकदम सहज होते हैं ताकि ये दर्शक तक बहुत सुगमता से, आसानी से पहुँच सके। एकदम सरल अभिव्यक्ति होती है। दूसरा, लोक चित्रों का जो चित्रण किया जाता है वो एक उद्देश्य को लेकर किया जाता है। बिल्कुल साफ उद्देश्य नज़र आता है कि एक तो ये आवाम अपनी भावों की अभिव्यक्ति करती है, और भावों की अभिव्यक्ति कब करती है, वो ऐसे अवसर होते हैं जो मांगलिक होते हैं। मांगलिक अवसर होते हैं जैसे तीज है, त्यौहार है, कृषि संबंधी कोई इनके आयोजन हैं, विवाह पर्व आदि आयोजन हैं, तो ऐसे समय पे लोक चित्रों की अभिव्यक्ति होती है। लोक चित्रों में प्राय देखा जाता है कि इनमें पुनरावृत्ति का लक्षण दिखता है। चूँकि परंपरागत है, ये कहीं से
विद्यालयीन शिक्षा में नहीं सीखे जाते हैं। ये ऐसी शैलियाँ हैं जो एक पीढ़ी अपनी दूसरी पीढ़ी को स्वभाव में सिखाती है, और वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, इस तरह से परंपरागत रूप से ये हस्तांतरित होती रहती है। तो यहाँ पर इनमें पुनरावृत्ति की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, पुनरावृत्ति के सारे चिन्ह इनमें नज़र आते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि लोक चित्रों में पुनरावृत्ति होती है। अगली विशेषता लोक चित्रों की जो दिखती है वो ये सीधे सीधे व्यक्ति के हृदय से संबंधित होते हैं। ये आम आदमी की हृदय की आवाज़ है। वो जैसा अपने आप को अंदर से सोचता है वैसा ही वो अभिव्यक्त करता है। लोक चित्रों की अगली जो विशेषता है वो ये है कि ये अपने सीमित संसाधनों में अपने चरम को प्राप्त करते हैं, अपने परिणाम को प्राप्त करते हैं। संसाधन इनके पास में सीमित है और उसी संसाधन में ये बड़ी आसानी से अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति कर जाते हैं। लोक चित्रों के जो आकार हैं प्राय सारे आकार सरल होते हैं और एक बार के देखने में तो लगता है कि जैसे किसी बच्चे ने बनाया हो, कोई बालक के बनाए हुए ये चित्र हों। लोक चित्रों की रेखाएं ज्यामिति पे आधारित होती है, क्योंकि ज्यामितीय रूप ऐसे हैं जो सहज है, सरल है, बहुत आसानी से बनाए जाते हैं। इसलिए यहाँ पर शास्त्रीय कलाओं की तरह साधने की जरूरत नहीं पड़ती। आसानी से ज्यामितीय लय में लोक चित्रकार अपने आकारों को बना पाते हैं। लोक चित्रों का जो उद्देश्य है वो शास्त्रीय कलाओं से बिल्कुल अलग नज़र आता है। जिस तरह से शास्त्रीय कलाएं होती है उनका एक उद्देश्य होता है कि कला के लिए कला, जहाँ रचने का सुख है वो स्वांत सुखाय है, वो अपने लिए रचते हैं। लेकिन लोक चित्रों के साथ में ऐसा नहीं है। लोक चित्र समाज के लिए रचे जाते हैं। कहने का आशय यह है कि लोक चित्र लोक के द्वारा लोक के लिए रचे जाते हैं। अब हम आगे बढ़ें तो ये देखना होगा कि भारत में जो मैंने पहले आपको जिन लोक शैलियों के नाम गिनाए हैं उनका बारी बारी से हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, उनको देखने की कोशिश करेंगे कि वो लोक चित्र होते हुए भी एक दूसरे से अलग कैसे हैं। सबसे पहले हम आते हैं बंगाल के पट्ट चित्रों पे। बंगाल, पश्चिम बंगाल पूर्वी भारत का वो हिस्सा है जहाँ पर लोक चित्रण की बहुत शक्तिशाली परंपरा रही है। और सबसे खास बात यह है कि पूर्वी भारत में जितने भी चित्र बने हैं लोक संस्कृति, लोक परंपराओं में, वो सारे चित्र कपड़ों पे बने हैं। और शायद उसके पीछे एक कारण भी है, क्योंकि ये हिमालय का तराई क्षेत्र है, कुछ हिमालय का क्षेत्र है जहाँ पे वर्षा अधिक होती है, और ऐसी स्थिति में वो अपने चित्रों को ज़्यादा समय तक सुरक्षित रखें। इसके लिए ये ज़रूरी था कि वो चित्र कपड़े पर बनाए जाएं। पश्चिम बंगाल में जो लोक शैली थी चित्रों की वो आज हम कालीघाट के पट्ट चित्रों के नाम से जानते हैं। बंगाल का बांकुरा, बीरभूम, वर्धमान और हुगली क्षेत्र पट्ट चित्रों के निर्माण के लिए विख्यात हैं। जैसा कि नाम से ही विदित है कि पट यानी कपड़ा, वो चित्र जो कपड़े पे बनाए जाए। ये सूती कपड़े को चावल का मांड चढ़ाकर गोंद और चावल के मांड का लेप करके उससे पट्ट तैयार करते थे, और उस पट्ट पर फिर खनिज रंगों के द्वारा चित्रकारी की जाती थी। और इस पे चित्र बनाने वाले जो कलाकार थे वो पटवा कहलाते थे। कालीघाट में जो पट्टचित्र बने हैं उनकी विषय वस्तु जैसा कि विदित है कि काली और दुर्गा से ही संबंधित रही है। जहाँ ये पट्टचित्र बनाए जाते थे वहाँ से वो चित्रकार अपने बाज़ार की तलाश में कालीघाट आया करते थे, और कालीघाट इनका बहुत बड़ा बाज़ार हुआ करता था जहाँ से ये अपने इन चित्रों को बेच पाते थे।
कालीघाट के पट्टचित्रों की सबसे मुख्य विशेषता यह थी कि ये चित्र उपलब्ध सीमित संसाधनों से बनाए जाते थे, लेकिन इन चित्रों में एक खास बात यह देखी जाती है जो दूसरी लोक शैलियों से कालीघाट की शैली को अलग करते थे। वो विशेषता है यहाँ यूरोपीय शैली का प्रभाव। हिंदुस्तान की सभी लोक कलाएं सपाट नज़र आती है, द्विआयामी प्रभाव को लिए नज़र आती है, लेकिन कालीघाट की पट्टचित्र शैली ऐसी शैली है जिस पे कंपनी शैली का प्रभाव पड़ा और इसके जो चित्र हैं उनमें रेखांकन के साथ साथ ये चित्रकार छाया का अंकन भी करना शुरू कर दिए, जिससे इनमें एक गोलाई का आभास होने लगा। ये बंगाल के पट्टचित्र यहाँ की जनता के दैनंदिन के क्रियाकलापों का भी चित्रण यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से हुआ है। ये बंगाल के पट्टचित्रों की विशेषता थी। जिस तरह से ये इन चित्रों के निर्माण में कलम, पेंसिल और ब्रश इत्यादि का भी इस्तेमाल करते थे। प्राय इन्होंने उपलब्ध जो आसानी से उनको हो पाया खनिज रंगों का प्रयोग किया है। खनिज रंगों को गोंद के साथ में मिलाकर चित्रण के काम में लिया जाता था। जिस तरह से पीले रंग के लिए इन्होंने पौरी या हरताल का प्रयोग किया, लाल रंग के लिए हेंगोल को इस्तेमाल किया, नीले रंग के लिए जो नील की खेती की जाती थी वहाँ से जो नील प्राप्त होती थी उसको इन्होंने नीले रंग के लिए इस्तेमाल किया, और काले रंग के लिए भस्म काली यानी काजल, दीपक की कालिख से जो काजल बनाया जाता था उसको काले रंग के रूप में ये इस्तेमाल करते थे। इसके आगे हम उड़ीसा की तरफ चलते हैं। उड़ीसा में भी पट्टचित्र बनाने की परंपरा रही है और उड़ीसा के पट्टचित्रों की परंपरा लगभग 400 साल पुरानी है। 17वीं शताब्दी से उड़ीसा के पट्टचित्र हम लोगों की जानकारी में आते हैं। उड़ीसा के पट्टचित्रों को प्राय महिलाओं द्वारा बनाया गया और ये पट्टचित्र जो बने हैं वो यहाँ के मंदिरों को सुसज्जित करने के काम में आते थे। इन पट्टचित्रों पे यहाँ के जो मंदिर हैं भुवनेश्वर और कोणार्क, उनके जो म्यूरल्स हैं उन म्यूरल्स का सीधा सीधा प्रभाव इनके पट्टचित्रों के आकारों में देखा जाता है। यहाँ भी उसी तरह से खनिज रंगों का प्रयोग हुआ है। जिस तरह से वेजिटेबल कलर्स और मिनरल कलर जो उपलब्ध थे उनका प्रयोग करके ये चित्रांकन किया करते थे। उड़ीसा के पट्टचित्रों के जो विषय वस्तु हुआ करती है जगन्नाथ की उपासना से संबंधित है। जैसे जगन्नाथ या जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा, या जयदेव की जो जयदेवकृत पुस्तक है जयदेव की गीत गोविंद पे आधारित इन्होंने काफ़ी चित्र बनाए। विवाह पर्व जैसे विषयों को लेकर चित्र बने। रामायण और महाभारत भी इनके चित्रों की विषय वस्तु रही। उड़ीसा के पट्टचित्र 4 तरीके से बनाए जाते थे, 4 आकारों में बनते थे। टिकली, ठिया, पाना और इसके अलावा पदक। कुछ चित्रों को तो ये ताबीज़ के रूप में भी पहने जाते थे। ताबीज़ के रूप में छोटे आकारों में बनते थे, जैसे टिकली और पदक ये छोटे आकारों में बनाए जाते थे जिनको आराम से ताबीज़ के रूप में धारित भी किया जाता था। यहाँ के कलाकार जो है बड़े श्रमसाध्य तकनीक से ये अपने रंगों को तैयार करते थे, जिसमें पाउडरिंग और फिल्टरिंग टेक्निक का ये इस्तेमाल करते थे। पाउडर बना के उसको पानी के साथ में गला के फिर उसको निथारा जाता था, फिल्टर किया जाता था। उसके बाद में जो कलर, जो रंग इनको प्राप्त होता था उसमें गोंद मिला के ये अपने चित्रांकन में इस्तेमाल करते थे। उड़ीसा के पट्टचित्रों की जो खास विशेषताएं दिखती है कि एक तो इनकी लाइन बोल्ड है, दूसरा सब चटकीले हैं। रंगों में जो चटकीलापन है वो देखते ही बनता है।
प्राथमिक रंगों का यहाँ प्रयोग किया जाता है। फिर इन चटक रंगों के आकारों के अंदर ये लोग उंगलियों की बिंदियों या रेखाओं की उससे अलंकरण करते हैं, अंदर अलंकृत किया जाता है, जिससे इस फॉर्म को डेकोरेटिव किया जाता है। उड़ीसा के पट्टचित्रों के जो आकारों का अनुपात है वो वैज्ञानिक पद्धति का अनुपात नहीं है, प्राय आकार देखने में छोटे लगते हैं। कई चित्र उड़ीसा के मैं गिना सकता हूँ या आपको बताऊँ तो, जिसमें राम, लक्ष्मण और रावण का युद्ध है। रावण के 10 सिर बनाए गए हैं। सफ़ेद रंग का लिबास रावण को पहनाया गया है, वो सफ़ेद रंग चावल के आटे से प्राप्त रंग है। उसके पीछे पृष्ठभूमि में जो रंग है लाल रंग, वो लाल रंग हिंगुल और लाल मिट्टी से प्राप्त रंग है। नीला रंग जो ये बनाते हैं वो नील को प्रोसेस करके बनाते हैं। पीला रंग और पीला रंग हरताल और हरा रंग एक टोन मिलती है जो शायद पीले और नीले को मिलाकर ये बनाते हैं। इस तरह से उड़ीसा के पट्टचित्रों में खासकर जगन्नाथ और वैष्णव, चूँकि वैष्णव संप्रदाय का ये गढ़ रहा है, तो कृष्ण लीलाओं से संबंधित चित्र, रामायण महाभारत से संबंधित चित्रों की यहाँ बहुतायत रही है। अब आगे हम आएँ तो आगे आंध्र प्रदेश की तरफ जैसे चलते हैं, तो आंध्र प्रदेश में लोक चित्रण की जो परंपरा हमें नज़र आती है वो है कलमकारी। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कलमकारी यानी कलम का कौशल। कलम प्रायः बांस से बनाई जाती थी और उस कलम से जो चित्र बनाए जाते हैं वो पट्ट पर बनाए जाते थे। जैसा मैं पहले भी बताया हूँ कि पूर्वोत्तर भारत है या पूर्व दक्षिण भारत जो है, यहाँ पर ज़्यादातर लोक चित्रण पट्टों पे ही हुआ करता था। और यहाँ आंध्र प्रदेश में जो पट्ट बनाने की परंपरा है वो भी बिल्कुल बंगाल और उड़ीसा से अलग नज़र आती है। सूती कपड़े का ये पट्ट बनाते हैं, सूती कपड़े का पट्ट बनाया जाता है। उस कपड़े को रात में गोबर के घोल में ये डुबो कर रखते हैं। सुबह उस घोल से निकाल के उस कपड़े को गाय या भैंस के दूध और चावल के मांड के मिक्सर में डुबोकर सुखा देते हैं। सुखाने के बाद में सूखने पर ये कपड़ा एकदम कड़क हो जाता है, तो उसको नरम करने के लिए लकड़ी के दस्ते से उससे कूटते हैं। कूटने के बाद में ये कपड़ा नरम हो जाता है और इस तरह से ये पट्ट तैयार किया जाता है। फिर गुड़ के घोल में जो खमीरी आती है उस खमीरी का ये उस पर लेप करते हैं और उसके बाद में ये पट्ट कलम से काम करने के लिए तैयार माना जाता है। अब जब ये उस पर चित्रण करना शुरू करते हैं तो उसके पहले जहाँ इनको चित्रण करना है वहाँ पे फिटकरी के पानी का ये प्रयोग करते हैं और फिर रेखांकन शुरू कर देते हैं। रेखांकन करने के लिए ये प्राकृतिक और वनस्पतिक रंगों का प्रयोग करते हैं। आंध्र प्रदेश में 2 तरह की कलमकारी शैलियाँ नज़र आती हैं। एक श्री कालाहस्ती कलमकारी के नाम से विख्यात है और दूसरी मछलीपट्टनम कलमकारी के नाम से विख्यात है। श्री कालाहस्ती कलमकारी हिंदू शासकों और हिंदू मंदिरों से प्रेरित रही है। मछलीपट्टनम कलमकारी मुस्लिम शासकों के संरक्षण में फली और फूली। श्री कालाहस्ती कलमकारी की सबसे खास बात ये थी कि ये कलमकारी हस्त निर्मित थी, हाथ से चित्र बनाए जाते थे, रंग बनाए जाते थे और उनको रंगों को भरा जाता था और बड़ी श्रम साध्य तकनीक से ये रंग तैयार करते थे। श्री कालाहस्ती कलमकारी के अलावा मछलीपट्टनम जो कलमकारी का विकास हुआ, माना जाता है कि मुस्लिम शासक जो थे वो अपने महलों के अंतर्भागों को ठप्पों या ब्लॉकों से सजाते थे और वो ठप्पे कालांतर में वेजिटेबल डाई के रूप में आज हमारे सामने आते हैं और कंप्लीट ये डाई स्टाइल होकर रह जाती है। कालाहस्ती कलमकारी के जो विषय वस्तु हुआ थी वो रामायण और महाभारत से संबंधित विषय वस्तु हुआ करती थी।
मुक्त हस्त कलमकारी है, बांस की कलम से ये बनाई जाती है। मछलीपट्टनम की कलमकारी में जैसे मुस्लिम शासकों के संरक्षण में फली फूली, तो यहाँ पे ईरानी प्रभाव बहुत आसानी से देखा जा सकता है। इसके आकारों को जब हम देखते हैं तो यहाँ खास बात दिखती है कि इस स्कूल में, इस शैली में डेकोरेटिव एलिमेंट पर्याप्त मात्रा में नज़र आते हैं। आकारों के अंदर ये कुछ बिंदुओं से और रेखाओं की पुनरावृत्ति से आकारों को सजाते हैं। अब हम यहाँ से आगे जैसे चलेंगे और मधुबनी तक जाएंगे तो हमें नज़र आएगा कि ये रेखांकन करने का जो तरीका था कहीं ना कहीं सभी में समान था। दोहरी रेखाओं से ये रेखांकन करते थे और उसके बीच में उन रेखाओं को काट दिया करते थे। जैसे रस्सी होती है ना, रस्सी की तरह ये बोल्ड रेखाओं को इस्तेमाल करते थे ड्राइंग करने के लिए, और उसके अंदर सपाट रंग भर के बिंदुओं और रेखाओं से उनको सजा दिया करते थे। कालाहस्ती कलमकारी में हमें पूरी द्रविड़ शैली का प्रभाव नज़र आता है। इसके जो आकार हैं वो द्रविड़ शैली से प्रेरित नज़र आते हैं। यहाँ पे वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य की पूरी तरह से अवहेलना की गई है। यदि साइड प्रोफाइल है तो उसके साथ में दोनों हाथों का चित्रण कर दिया जाता है, आंखें बड़ी बड़ी बनाई जाती है। उनके जो कॉस्ट्यूम्स हैं उनको बहुत ज़्यादा डेकोरेट किया जाता है और वो डेकोरेशन में कहीं प्राकृतिक उपादानों का भी प्रयोग किया है। इस तरह से ये हम कलमकारी को देखते हैं। अब कलमकारी के आगे जैसे हम आते हैं तो महाराष्ट्र की तरफ बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में हम वारली लोक शैली को देखते हैं। वारली लोक शैली महाराष्ट्र का वो हिस्सा, महाराष्ट्र का दक्षिणी हिस्से से लेके गुजरात की सीमा तक का जो क्षेत्र है वो वारली जनजाति का निवास स्थान है। और वारली जनजाति का ये क्षेत्र होने के कारण जो वारली जनजाति जिस तरह के चित्रों का निर्माण करती है अपनी परंपरागत रिचुअल्स को फॉलो करने के लिए, तो वो चित्र शैली वारली शैली के नाम से जानी जाती है। कहा जाता है कि वारली का जो प्रारंभ है वो 10वीं शताब्दी से माना जाता है, लेकिन वारली अपने चरम पे 17वीं शताब्दी में आई, वो अपने चरम को प्राप्त कर पाई। 17वीं शताब्दी के बाद में ही वारली विश्व विख्यात होती है। वारली हिंदुस्तान की एक ऐसी लोक कला शैली है जो पूरी तरह से आधुनिक अप्रोच रखती है। हिंदुस्तान की दूसरी कला शैलियों में लोक कला शैलियों में हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं वो धर्म के साथ में रही है, लेकिन वारली में वो धर्म का जो प्रभाव है बहुत कम नज़र आता है। वारली के जो विषय वस्तु रही है, वारली की विषय वस्तु तीज, त्यौहार, विवाह, कृषि पर्व इत्यादि वारली की विषय वस्तुओं के रूप में हम देखते हैं। और देखने में वारली एकदम सहज सरल शैली है जो मिनिमम रंगों से की जाती है। वारली में लाल रंग की दीवारों को लीपा जाता है। लाल मिट्टी और गोबर से दीवारों को लीप कर उस पर चावल के आटे के घोल से जो सफ़ेद रंग बनाया जाता है उससे वो अलंकरण करते हैं। ये सारे अलंकरण ज्योमेट्रिकल होते हैं। वारली की जो खास पहचान है, वारली में कोई लाइन सीधी नज़र नहीं आती है। वारली की सारी जो रेखाएं हैं वो कोणीय प्रभाव लिए हुए या वर्तुलाकार लय लिए हुए नज़र आती हैं। इसके वारली में ज्योमेट्रिक पैटर्न बनाए जाते हैं जो बड़े डेकोरेटिव होते हैं। और यहाँ के विषय हम देखते हैं तो प्राय विषयों के रूप में देखते हैं, जैसे फसल बोते हुए, फसल काटते हुए, धान निकालते हुए, विवाह पर्व हुए, इस तरह के विषयों को वारली में लिया गया है। और इनको देखने से यह है कि ये लोक शैली ऐसी जो स्वतंत्र रूप से विकसित हुई है और सबसे ज़्यादा आधुनिक कला के नज़दीक यदि कोई कला शैली लोक चित्रकला में नज़र आती है तो वो वारली नज़र आती है। आगे देखते हैं तो कर्नाटक और चूँकि मैं वारली इसलिए पहले बता रहा हूँ, वारली पे पहले बात इसलिए की है क्योंकि कर्नाटक में जो लोक शैली वजूद में है
उसको चितर बोलते हैं, चितर लोक शैली। और चितर लोक शैली और वारली में काफ़ी कुछ समानता है। जिस तरह से वारली लोक शैली लाल मिट्टी के धरातल पर सफ़ेद रंग से बनाए गए सज्जात्मक मोटिव्स हैं, उसी तरह से चितर भी लाल रंग के धरातल पर चावल के पाउडर, चावल का जो आटा है उसके घोल से जो सफ़ेद रंग बनाया जाता है, उससे बनाए जाने वाले चित्र हैं। अब चितर जो हैं ये प्राय कर्नाटक के शिमोंग जिले से संबंधित हैं और यहाँ पर दिवरू जनजाति है और दिवरू जनजाति की महिलाओं द्वारा ये चित्र बनाए जाते हैं। चित्र प्राय दीवारों, मिट्टी से लिपी हुई दीवारों पे तो बनाए जाते ही हैं, लेकिन चित्र के बारे में एक मान्यता यह भी है कि जब फसलों की कटाई होती है तो खलिहानों में टोकरियों का एक अंबार नज़र आता है और वो टोकरियाँ मिट्टी और गोबर से पुती हुई होती है और जिन पर बिल्कुल वारली जैसे पैटर्न बनाए जाते हैं। ये चित्रण है और इसी से हमें ये पता चलता है कि चित्र जो है वो केवल चित्र ही नहीं बल्कि चित्रों का एक उत्सव है। चित्र से जैसे हम थोड़ा आगे बढ़ें तो अब हम गुजरात की तरफ आते हैं। गुजरात में जो मध्य गुजरात का जो हिस्सा है, बड़ौदा और बड़ौदा के आसपास का क्षेत्र, वो भील, भिलाला और राठवा जनजाति का निवास स्थान रहा है। ये लोग अपने रिचुअल्स को, अपनी परंपराओं को चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं और ये इनके चित्रण जो है वो पिथोरा लोक शैली के नाम से विख्यात है। पिथोरा लोक शैली अपने आप में एक अनुष्ठान है। इन लोगों की मान्यताएं हैं कि जो भी इनके ऊपर समस्याएं हैं, जो भी इनके तकलीफ़ें हैं, जो भी इनका दुख है, वो गांव के प्रधान पुजारी को जाके उनके सामने रखते हैं अपनी समस्याओं को, और वो प्रधान पुजारी अपने साथियों के साथ में लोक देवताओं का स्तुति गान करता है और उन लोक देवताओं के स्तुति गान के साथ में जो चित्र बनाने वाला कलाकार होता है, जिसे ये लखाड़ा बोलते हैं, वो लखाड़ा उन लोक गीतों के अनुसार उन दीवारों पर उन लोक पात्रों के चित्र बनाता है। और उन चित्रों में खास करके पिथोरा बाबा का जैसे ये अंकन करते हैं तो ये समझा जाता है कि पिथोरा बाबा की चित्रों में उपस्थिति सभी समस्याओं का समाधान है। इनके जो चित्र हैं वो गोबर और मिट्टी से लिपी हुई दीवार पे, सफ़ेद दीवार पे ये चित्र बनाते हैं। बड़े सहज और सरल चित्र हैं। आकार देखने पे बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे कोई बच्चे ने बनाए हुए चित्र हैं। यहाँ इन चित्रों की सबसे खास बात है कि ये चित्र अपने प्राथमिक रंगतों में, चटक रंगों में बनते हैं, बिल्कुल सहज और सरल होते हैं। इन चित्रों को ये अंदर बिंदियों से अलंकृत करते हैं। उंगलियों की बिंदियों को लगा के इन चित्रों को अलंकृत किया जाता है। और इन चित्रों की सबसे खास बात यह है कि ये चूँकि ये ट्राइब जो है वो प्रकृति के ज़्यादा नज़दीक है, तो इनके चित्रों में प्राकृतिक अवयवों को उपस्थिति ज़्यादा नज़र आती है। कहीं ना कहीं पिथोरा में डबल इमेज चित्र भी देखे जाते हैं, जैसे घोड़े की एक आकृति है लेकिन दो मुंह उसके बना दिए, वो दो मुंह उसकी गतिशीलता का प्रतीक है। इस तरह से पिथोरा बहुत ही महत्वपूर्ण लोक शैली है और ये लोक शैली ही नहीं बल्कि एक चित्रों का अनुष्ठान है। बड़ी पवित्रता के साथ में इन चित्रों को बनाया जाता है। और पिथोरा की सबसे खास बात है कि यहाँ पर महिलाओं द्वारा चित्रण वर्जित है। पुरुष चित्रकार हैं वही चित्रण करते हैं। अब इसके आगे हम मध्य प्रदेश का रुख करते हैं तो मध्य प्रदेश की कई महत्वपूर्ण लोक चित्र शैलियाँ हैं, जिसमें जरोती, नाग, गोदना ऐसी महत्वपूर्ण शैलियाँ हैं। इन शैलियों में गोंड सबसे प्रमुख शैली है। गोंड शैली वैसे देखा जाए तो मध्य प्रदेश के डिंडोरी, मंडला जिला जो है वो गोंड जनजाति के लिए जाना जाता है और यहाँ पर गोंड शैली अपने पूरे विकसित रूप में हमें नज़र आती है। इसके अलावा भारत के दूसरे राज्य जैसे बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, यहाँ भी गोंड शैली का प्रभाव नज़र आता है। अमरकंटक के पास पाटनगढ़
बेगाचक गांव गोंड कला के प्रमुख केंद्र हैं। गोंड कला एकदम सपाट कला है। गोंड जनजाति वनों में रहने वाली जनजाति है, इसलिए इनके चित्रों में वन्य जीवों का, पशु पक्षियों का चित्रण बहुतायत मिलता है। गोंड शैली के जो आकार है बहुत सीधे सरल आकार नज़र आते हैं, लेकिन उन आकारों में जब ये चटक रंगों से उन आकारों को प्रकट करते हैं। और गोंड शैली की अपनी एक विशेषता है जो सारी लोक शैलियों से इसको अलग करती है, वो ये है कि वो इन आकारों की फिलिंग करते हैं। फिलिंग करने के लिए प्राय रेखाएं, बारीक बारीक रेखाओं की लय उसमें फिल की जाती है, जिसको भरण बोलते हैं। और वो वर्तुलाकार रेखाएं या बिंदियाँ, उससे ये सजाते हैं, अपने चित्रों को कंप्लीट करते हैं। इनके चित्रों में खास करके जो देखे जाते हैं वो आकार हैं, जैसे मोर है, हिरण है, शेर है, भालू है, मछली है, केकड़ा है, पहाड़ है, खेत है, पर्वत, नदी, ये सब इनके चित्रों में बहुत आसानी से देखे जा सकते हैं। और चित्रों के साथ में ये जो पैटर्न बनाते हैं उसके साथ में कुछ ज्योमेट्रिकल पैटर्न भी बनाते हैं जो भी देखने के। और सबसे खास बात गोंड शैली की कि ये आकारों को इस तरह से फलक पे विस्तारित करते हैं कि जिससे ये चित्र लोक चित्र न लग के अपने में आधुनिक चित्रों के रूप में हमारे सामने नज़र आते हैं। अब आगे हम एक महत्वपूर्ण लोक शैली की बात करेंगे, मधुबनी लोक शैली। मधुबनी लोक शैली बिहार राज्य से संबंधित है और यहाँ पर कई तरह के लोक शैलियों के प्रकार है, जिसमें मधुबनी महत्वपूर्ण है। बिहार के मुजफ्फरपुर, दरभंगा और पूर्णिया और नेपाल के कुछ मैदानी इलाके, यहाँ पे मधुबनी लोक चित्र शैली बनाई जाती है, लोक चित्र बनाए जाते हैं। मधुबनी के जो चित्र हैं उसमें ये लोग बिल्कुल सरल आकार साइड प्रोफाइल में बनाए जाते हैं। मधुबनी चित्रों की खास विशेषता है कि इनकी जो रेखांकन है दोहरी रेखाओं से बनते हैं और वो रेखाएं बिल्कुल देखने में रस्सी जैसी लगती, जैसे रस्सी की डिज़ाइन होती है उसी तरह से इनके रेखांकनों के आकारों की डिज़ाइन होती है। इसमें ये प्राथमिक रंगों का प्रयोग करते हैं जो खनिज रंग होते हैं, चटकीले रंग होते हैं, और इनके आकारों में वो बिंदुओं और रेखाओं से उन्हें सजाया जाता है। इसके बॉर्डर्स को ये ज्योमेट्रिकल पैटर्न से डेकोरेट करते हैं। मधुबनी में जो आकार और पृष्ठभूमि के बीच पृष्ठभूमि में जो खाली स्थान है उन रिक्त स्थानों को ये बेल बूटों, पत्तियों, फूलों आदि से सजा देते हैं। इस तरह से मधुबनी चित्र विशिष्ट भारतीय लोक शैलियों में नज़र आती है। इनके जो सब्जेक्ट हैं उसमें माँ दुर्गा, काली, राम सीता, राधा कृष्ण। अंत में हम आते हैं राजस्थान लोक शैलियों की तरफ। राजस्थान में भी कई तरह की लोक शैलियाँ वजूद में हैं, जिसमें आज खास करके चर्चा करना चाहूँगा मैं मांडना और फड़पे। मांडना राजस्थान के कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, जयपुर, सवाई माधोपुर क्षेत्र में बनते हैं और ये मीणा जनजाति की महिलाओं द्वारा प्राय बनाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मीणा जनजाति के दूसरे समाज के जो अन्य वर्ग भी है वो भी अपने घरों को उसी तरह से मांडनों से सजाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो उसमें सृजनात्मक योगदान है वो मीणा जनजाति का है। मांडना चित्र बहुत सीमित संसाधनों में, बहुत सीमित रंगों में बनाए जाते हैं। मान्यता है कि खाली घर, इन मीणा ट्राइब में खाली घर अपशगुन का प्रतीक माना जाता है और जो घर मांडनों से सुसज्जित होते हैं वहाँ पर लक्ष्मी का वास होता है। इसी इनकी धारणाएं और मान्यताएं हैं। मांडने में ये लाल मिट्टी और गोबर से लिपी हुई दीवार या आंगन, उसके ऊपर गेरू, खड़िया और हिरमिच जैसे रंगों से चित्रण करते हैं। एक विशेष तकनीक का ये प्रयोग करते हैं। यदा कदा तो
बांस की कूचियाँ तो इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन कई जगह पर देखा जाता है कि बांस की कूची भी नहीं होती। महिलाएं जो है बालों के गुच्छों को अपने हाथ में उंगलियों में फंसा के उसको प्रेशर देती है, और प्रेशर देने से वो जो खड़िया रेल के आती है या गेरू रेल के आता है, उंगली के साथ वो रेखाएं बनाती जाती है। उसी तरह से कई बाल के गुच्छे ना रख के वो कपड़े की एक फाहा भी रख लेते हैं और उससे वो पैटर्न बनाते हैं। ये मांडना जो है उसमें ज्यामिति का ज़्यादा प्रभाव होता है और रेखाओं की आवृत्ति उसमें बार बार नज़र आती है। बीच में जैसे गहरे लाल रंग से मुख्य रेखांकन करते हैं और उसके दोनों तरफ सफ़ेद खड़िया की लाइनों से ये आकारों को स्पष्ट करते हैं। उसके अंदर के हिस्सों को ये भरते हैं, उसे चिरण भरण तकनीक कहा जाता है। तो छोटी लाइनों की बारंबार पुनरावृत्ति से उसको भरा जाता है। मांडने कई तरह के बनाए जाते हैं जो खास करके तीज त्यौहार, दिवाली, होली, गणगौर और विवाह, जन्म, मृत्यु आदि अवसरों पे ये मांडने बनाए जाते हैं। इनमें कई ऐसे फॉर्म होते हैं जिन्हें हम आसानी से पहचानते हैं, जैसे चंग है, फीणी है, बिजनी, पगलिया या बावड़ी, फूल। इस तरह से आकार स्थानीय पशु पक्षी, स्थानीय जनजीवन इनके मांडनों में भी नज़र आते हैं। मांडने दोनों ही सतहों पर बनते हैं, धरातल पे भी बनते हैं, दीवार पे भी बनते हैं। इसमें पर्याप्त रूप से ये अपनी स्थानीय संस्कृति को, स्थानीय परिवेश को, स्थानीय जीवन को अपने मांडनों में अभिव्यक्त करते हैं। अब आगे बढ़ें तो हम फड़ की तरफ आते हैं। फड़ चित्र, फड़ चित्रों का सीधा सीधा संबंध राजस्थान के भीलवाड़ा ज़िले से हैं और भीलवाड़ा ज़िले में भी शाहपुरा जो क्षेत्र है वो 1631 में राजा सामंत सिंह द्वारा, शाहजहाँ के समय में राजा सामंत सिंह द्वारा बसाया गया। और राजा सामंत सिंह ने पुरग्राम से पांचा छिपा, एक चित्रकार थे पांचा जोशी, उनको आमंत्रित किया कि वो आके फड़ बनाए, फड़ चित्रण करें। और तभी से फड़ चित्रण की परंपरा का शुभारंभ हुआ माना जाता है। फड़ चित्रों में खास करके जैसे गोगा देव जी, तेजा जी, रामदेव जी, बाबू जी या दुर्गा माँ, इनके जनजीवन को ये अभिव्यक्त करते हैं चित्रों में। और कहा जाता है कि फड़ एक ऐसी लोक शैली है जिसमें साहित्य, संगीत और कला तीनों का मिश्रण है। फड़ चित्र बनाने वाले अलग और फड़ों का प्रेजेंटेशन करने वाले वो कम्युनिटी अलग, जो फड़ों को लेकर लोगों के बीच में जाती है वो कम्युनिटी है भोपा। पति पत्नी दोनों मिलके वो गांव में, देहातों में जाते हैं और गा के उन लोक देवताओं की जीवनी को गा के लोगों को बताते हैं उन चित्रों के माध्यम से। तो कहते हैं कि वो जो उनकी लोक देवताओं का जो कहानियां हैं या जो उनकी जीवन है, उनकी शौर्य गाथाएं, वो लोगों तक पहुंचाई जाती है चित्रों के माध्यम से, संगीत के द्वारा। तो यहाँ साहित्य, संगीत और कला तीनों ही एक साथ नज़र आती है। फड़ चित्रों का जो कंपोजिशन है वो बड़ा सहज है। इसमें केंद्रीकृत कंपोजिशन का ये इस्तेमाल करते हैं, सेंट्रलाइज्ड कंपोजिशन, जिसमें मुख्य जो देवता है वो अपने वाहन या अपने सवारी के साथ में बीच में कंपोज किया जाता है और उसके साथ में दूसरे देवताओं को आसपास बना दिया जाता है। फड़ में महिला आकृतियाँ हरे या नीले रंग से बनाई जाती है, पुरुष आकृतियाँ लाल रंग से बनाई जाती है, जो राक्षस और दुराचारी आकृतियाँ हैं, आत्मा हैं, उनको काले रंग से बनाया जाता है, और सात्विक आकृतियाँ हैं वो बनाई जाती है नीले और सफ़ेद रंग से। इस तरह से फड़ चित्रों की परंपरा राजस्थान में बहुत विशाल और बहुत बड़ी है। लोक चित्रों की सबसे खास बात ये लोगों तक बहुत आसानी से पहुंचते हैं। जिस तरह से शास्त्रीय चित्रों में एक अवरोध आता है, वहाँ लोक चित्रों में चित्रकार और दर्शकों के बीच की सारी
जो बाधाएं हैं वो ख़त्म हो जाती है, नज़र नहीं आती है। ये सर्वजन में व्याप्त हैं, सर्वजन के लिए हैं, बहुत आसानी से समझे जाने वाले हैं। लोक चित्र मांगलिक हैं, लोक चित्र परंपराओं का निर्वहन करते हैं और लोक चित्र आम आदमी की आत्मा की अभिव्यक्ति है। ये लोक चित्र और इन्हीं लोक चित्रों को लेकर आज जब हम देखते हैं, इनको प्रयोग कर रहे हैं कई चित्रकार अपनी कला, अपनी व्यक्तिगत शैलियों में। सबसे बड़ी बात और महत्वपूर्ण बात, आज हम विश्व में आधुनिक कला का जो आइकॉन मानते हैं पिकासो भी निग्रो मुखौटों के प्रभाव से घनवाद को वजूद में लाते हैं और विश्वविख्यात हो जाते हैं। ये सारी बात रखने का मुझे अवसर दिया कालिदास संस्कृत अकादमी ने। कालिदास संस्कृत अकादमी के निदेशक डॉक्टर संतोष पंड्या, उपनिदेशक सुश्री डॉक्टर योगेश्वरी फिरोजिया और मेरे मित्र डॉक्टर संदीप नागर, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का और आप लोगों तक पहुंचने का। आप लोगों ने बड़े संयम से मेरी बात सुनी, मैं इसके लिए हृदय से आभारी हूँ। चित्रकला में पारंपरिक लोक शैलियाँ एवं प्रयोग शीर्षक व्याख्यान अभी हमने सुना। हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं श्री महावीर वर्मा जी के प्रति कि उन्होंने जो भारत भर में फैली हुई पारंपरिक लोक चित्रकला की शैलियाँ हैं उन पर प्रकाश डाला और अपना व्याख्यान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सादर आमंत्रित करता हूँ श्री मुकेश बिजोले जी को कि वे इस व्याख्यान सत्र की अध्यक्षता का उद्बोधन प्रदान करें। नमस्कार। देश के जाने माने चित्रकार महावीर वर्मा जी ने चित्रकला में भारतीय पारंपरिक और लोक शैलियों के बारे में और उनके प्रयोग के बारे में विस्तार से बताया। जैसे कि महावीर वर्मा जी स्वयं देश के बड़े चित्रकार हैं, भारतीय लोक शैलियों के बारे में उनका गहन अध्ययन है और वे स्वयं आधुनिक लोक चित्रकला के और बड़े कंटेम्प्ररी आर्ट में वर्तमान में काम करने वाले चित्रकार भी हैं। जैसे कि राजस्थान की फड़ शैली के बारे में बहुत बारीक और वहाँ के लोक कथाओं के बारे में विस्तार से बता रहे हैं। इसका मतलब ये है कि भारतीय तमाम राज्यों की लोक शैलियों की मूल आत्मा रंग और लोक कथाओं में बसी हुई है। किसी भी राष्ट्र की पहचान वहाँ की कला और संस्कृति से ही बनती है। लगभग कई हजार वर्ष पहले लोक कला का इजाद हो चुका था, यानी कि लोक कला अपने अस्तित्व में आ चुकी थी जब भाषा का विकास नहीं हुआ था। जैसे कि हम भीमबेटका में शैल चित्रों के माध्यम से बहुत गहराई से समझ सकते हैं। महाकवि कालिदास राजा विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। मेघदूत में वर्णित है कि यक्ष द्वारा चित्र बनाए गए हैं। अभिज्ञान शकुंतलम नाटक में हर श्लोक अपने आप में एक दृश्य बनाता है। दृश्य बनाना यानी कि थिएटर की परंपरा में एक अप्रोच के साथ एक दृश्य बनता है। श्लोक अपने आप में एक पूर्ण चित्र बनाने में सक्षम है। महाकवि कालिदास के सभी ग्रंथों में रचित श्लोक अपने आप में संपूर्ण दृश्य बनाने में सक्षम होते हैं और इसी को आधार मानते हुए देश के प्रसिद्ध चित्रकारों ने उनके श्लोक पर आधारित चित्रों की रचना की है और इस तरह महाकवि कालिदास के हर श्लोक को जीवंत चित्रों में बनाया गया है। जैसे कि
प्रकृति का जब वर्णन होता है, एक बिंब बनता है। जब कवि कालिदास मेघदूत में कहते हैं कि आप, हे मेघ, मेरी बात को मेरी प्रियतमा के पास पहुंचाने के लिए मेरा संदेश लेके जाएं, और याद रखना कि रास्ते में जब बरस जाएं और आप क्षीण हो जाएं, तो फिर किसी नदी का जल पीकर अपने आप को स्वस्थ करते हुए मेरा संदेश पहुंचा देना। फिर एक और अति मार्मिक दृश्य बनता है कि वो हंस से बोलते हैं कि हे हंस, मेरी बात मेरी प्रियतमा तक पहुंचाने के लिए आप मेरा संदेश दूर देश तक पहुंचाने में मेरी मदद करें। तब वो बोलते हैं कि ध्यान रहे कि आपको भूख लगे तो रास्ते में आपको कमल नाल और कमल के तालाब मिलेंगे, और मुझे पता है कि आपको कमल नाल बहुत प्रिय है, तो आप जाते जाते कमल नाल को लेते हुए अपने मुंह में दबाते हुए उड़ते हुए जाएं, और उसको रास्ते में ही भोजन करते हुए मेरे प्रियतम को बिना किसी देरी के संदेश पहुंचाएं। इस तरीके से भारतीय चित्रकारों ने उतनी ही, जैसे कहते हैं कि परकाया प्रवेश, चित्रकारों ने उस काल में महाकवि कालिदास की काया में प्रवेश किया और जीवंत चित्रों को बनाया। तो महाकवि कालिदास के सभी ग्रंथ देश नहीं विदेशों में भी प्रसिद्धि ख्याति लिए हुए हैं। और महाकवि कालिदास की राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी लगभग 1958 से चित्रकला और शिल्पकला जो आज तक चली आ रही है, हमारे देश के तमाम चित्रकार बल्कि विदेशी कलाकारों ने भी इसमें भाग लिया है और चित्र बनाए हैं। लोक कला और लोक शैलियों का समय समय पर देश काल और परिस्थितियों के अनुसार विकास अलग अलग राज्यों में हुआ है। जैसे कि मध्य प्रदेश में गौंड शैली, गोदना शैली, और खासकर मालवा में सांझा लोक शैली, जो गोबर और फूलों के माध्यम से स्थानीय लोक कलाकारों के द्वारा बनाई जाती थी। हमारे मध्य प्रदेश झाबुआ के सिद्धहस्त कलाकार पेमा फतिया जो पिथौरा शैली में काम करते हैं, और पिथौरा शैली यानी कि लोक चटक रंग, प्राकृतिक लोक कलरों में काम करने के नींव के पत्थर की तरह उनको जाना जाता है। मध्य प्रदेश शासन ने उन्हें शिखर सम्मान से सम्मानित भी किया है। ऐसे चित्रकार, ऐसी हमारे मध्य प्रदेश की शैली। और मैं तो ये कहूँगा कि कश्मीर की अपनी एक शैली है, जैसे कर्नाटक की अपनी एक शैली है, साउथ की अपनी एक शैली है, हिमाचल की अपनी एक शैली है। जैसे कांगड़ा शैली हिमाचल की है, साउथ में जाएंगे तो तंजौर और चितर शैली। फिर हम कहें कि मधुबनी बिहार की मुख्यतः, उड़ीसा की पट्ट शैली, ये देश में नहीं विदेशों में इनका बहुत नाम है। यहाँ के कलाकारों का और चित्रों को लोक शैलियों को ज़्यादातर विदेशों में भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, क्योंकि वो हमारी अत्याधुनिक कला के समय में भी प्राचीन कला का बहुत ज़्यादा प्रभाव, यानी कि ये कहूँगा कि जैसे संगीत में स्वर होते हैं, वैसे वही रंग है जो अत्याधुनिक आज के समय में भी वही रंग है, वही चटक रंग है, और वही रंगों का प्रभाव आज के आधुनिक कला में भी देखा जाता है। यानी कि हमारी भारतीय लोक कला बहुत ही समृद्ध रही है। मैं फिर से यही कहूँगा कि हम लोक कला और शैलियों के बारे में बोल रहे थे। मैं ख़ास तौर से ये ध्यान दिलाना चाहूँगा कि महाराष्ट्र की वारली जो शैली है,
वो देश ही नहीं विदेश में भी हर जगह आपको देखने को मिल जाएगी। ये उसकी प्रसिद्धि स्वतः ही बनती है। फिर मैं लौट के आता हूँ राजस्थान की कई और शैलियों के ऊपर, जैसा कि महावीर जी ने फड़ शैली के बारे में बताया। अब राजस्थान की लोक परंपरा बहुत ही समृद्ध रही है। उसमें कई शैलियाँ और आती हैं स्थानीय के तौर पे, जैसे बीकानेर शैली, बूंदी शैली, राजपूताना शैली और मुगल शैली। इसके साथ साथ कई और शैलियाँ हैं जिनका जिक्र तो कर ही चुके हैं और आप पढ़ भी चुके हैं। जैसा कि मैं ये और कहूँ कि लोक कला हमारे भारत की इतनी समृद्ध रही है कि इसमें जो स्थानीय चित्र बनते थे वो लोक देवी और देवताओं की कथात्मक शैली के चित्र हुआ करते थे। और ख़ास बात यह है कि मैं ये कहूँ कि पूरे विश्व की जो आधुनिक कला है वो मैं ऐसा मानता हूँ कि लोक कला का जो एक बड़ा द्वार है उसी के रास्ते से होकर गुजरती हुई विकसित होती हुई आधुनिक कला का रूप लेती हैं। और ख़ास महत्वपूर्ण बात अंत में मैं ये कहूँगा कि कालिदास चित्र एवं मूर्ति कला इसके लिए एक बहुत बड़ा बृहद प्लेटफॉर्म देती है आने वाले पीढ़ी के कलाकारों के लिए भी। मैं मध्य प्रदेश कालिदास संस्कृत अकादमी के निदेशक डॉक्टर संतोष पंड्या जी एवं उप निदेशिका सुश्री योगेश्वरी फ्रोजिया मैम और साथ ही डॉक्टर संदीप नागर जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने मुझे आज यहाँ आमंत्रित किया। कालिदास अकादमी चित्रकला में भारतीय पारंपरिक और लोक शैली के प्रयोग के लिए लगातार आयोजन कर रही है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी और चित्रकार इस विषय से जुड़ें और कालिदास की ग्रंथों की ख्याति देश और विदेशों में पहुंचाएं। इसके लिए मैं कालिदास अकादमी को साधुवाद देता हूँ। नमस्कार। अभी आपने चित्रकला की पारंपरिक लोक शैलियाँ एवं प्रयोग विषय पर मुख्य वक्ता के रूप में मध्य प्रदेश के वरिष्ठ चित्रकार एवं शिक्षक श्री महावीर प्रसाद वर्मा जी को सुना। इसी के साथ इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे वरिष्ठ चित्रकार श्री मुकेश बिजौली जी को भी सुना। दोनों वरिष्ठ कलाकारों को एक ही मंच पर लाने का उद्देश्य यह था कि जैसा कि आप जानते हैं कालिदास संस्कृत अकादमी का उद्देश्य पारंपरिक कलाओं को आगे बढ़ाना है। इसी को ध्यान में रखते हुए महावीर प्रसाद वर्मा जी जो कि लोक शैली के वरिष्ठ चित्रकार हैं उन्हें आमंत्रित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं मुकेश बिजौली जी जो कि समसामयिक शैली के वरिष्ठ चित्रकार हैं, उन्हें आमंत्रित किया गया। दोनों वरिष्ठ कलाकारों के माध्यम से हम युवा पीढ़ी को यह संदेश देना चाहते थे या उनकी सहायता करना चाहते थे कि किस प्रकार आप लोक शैलियों के माध्यम से समसामयिक कला में प्रयोग कर सकते हैं। आप दोनों वरिष्ठ कलाकारों के प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ एवं आप सभी श्रुति श्रोताओं के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद।